कल हमने देखा कि किस तरीके से समर एसपी और जिया के परिवार के साथ डिनर करने के बाद जब वापस घर आया तब उस पर किसी ने हमला कर दिया। समर ने हमलावर को मार दिया था और सीधे घर चला गया। उसने कियारा को उसके बेडरूम में छोड़ा और खुद भी अपने रूम में आ गया। वहां उसे एहसास हुआ कि कोई उस पर नजर रखे हुए था। अगली सुबह समर और कियारा दोनों एंटिक एसोसिएशन में चले गए थे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, आप लोग आजकल कमेंट भी नहीं करते। क्यों नहीं करते मुझे पता नहीं। क्या आपको कहानी अच्छी नहीं लग रही है? आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो हम दूसरी कहानी शुरू कर देंगे। लेकिन अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट की बाढ़ आ जानी चाहिए और साथ में शेयर भी कर देना चाहिए। आप लोगों का तो यार कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगता आपको शेयर, लाइक और कमेंट करने में। फिर भी आप इतनी कंजूसी करते हैं। और आज मैं किसी का भी नाम और कमेंट नहीं पढ़ूंगा। और आज का आपका सवाल है, अगर आप लोग इस कहानी को लिखते, अगर आप इसके राइटर होते तो आप अब तक कहाँ पहुँचते और आप इसके अंदर क्या क्या लिखते? हमें सुझाव जरूर दें। दोस्तों, अगर आज 100 कमेंट आएंगे तभी मैं कल सभी के कमेंट पढ़ूंगा। चलिए, आज के एपिसोड सीक्रेट घर जमाई के 38वें में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। समर ने वहां पहुंचकर अदिति का शुक्रिया अदा किया और कहा, एंट्री कार्ड के लिए थैंक यू अदिति। अदिति भी आज बेहद सुंदर लग रही थी। उसका आकर्षक चेहरा बड़ा खिला हुआ था। उसने कंपटीशन के लिए स्पेशल कपड़े पहने थे और उसने आईलाइनर भी लगाया था। अदिति ने खुश होते हुए समर से कहा, समर भाई, मैंने भी एंटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही रजिस्टर करवा दिया था, इसलिए मेरा पार्टिसिपेंट नंबर 2 है। ये कहते हुए उसने अपना एंट्री कार्ड दिखाया। वो समर को देखकर खुश थी। उसके पास उससे साथ में काम करने के लिए बहुत सारी बातें भी थी। कियारा ने अदिति की खुशी को देखकर भौहें सिकोड़ ली। वो थोड़ी उदास थी, लेकिन अदिति अविनाश की पोती थी और उसने उसकी बहुत मदद की थी, इसलिए वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर रही थी। तभी समर के पास खड़ी एक सुंदर सी लड़की ने मजाक करते हुए कहा, अरे, तुम तो समर हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जैसे बेवकूफ का यहाँ क्या काम है? ये एंटिक कंपटीशन हो रहा है और तुम जैसे फटीचर तो एंटिक का मतलब भी नहीं पता कर सकते। एंटिक चीजों के बारे में तुम क्या जानोगे? आखिर तुम यहाँ आए ही क्यों हो? उसने अदिति को समर का एंट्री कार्ड देते हुए देख लिया था। वो बहुत नाराज थी और उसके शब्द बहुत अपमानजनक भी थे। और उसकी आवाज सुनते ही समर ने अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसने उस लड़की से ठंडे स्वर में कहा, इशिका, ऐसा लगता है तुम पिछली बार की सबक भूल गई हो। क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? क्या तुम फिर से पिटाई करवाना चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? वो लड़की कोई और नहीं, इशिका मेहरा ही थी। इशिका ने गुस्से में कहा, समर, तुम बहुत घटिया इंसान हो। दूसरों को पीटने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? तुम इतने गिरे हुए इंसान कैसे हो सकते हो? एक लड़की को मारते हो। ये कहते हुए वो डर के मारे पीछे की ओर हट गई। इशिका ने समर की घटिया जो हरकतें याद आने लगी थी। यह आदमी कोई जेंटलमैन नहीं था। जो उसे नाराज करता वो उसे पीट देता था। समर ने इशिका की तरफ हल्के से देखते हुए कहा, कुछ लोग पिटाई के ही लायक होते हैं। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम भी तो उन लोगों में से ही एक हो। समर के शब्दों की एक नाजुक नस को छू लिया था। उसका चेहरा लाल हो चुका था। तभी अचानक उनके पीछे से एक और घमंडी आवाज आई, बहन, कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाला है। तुम अभी लड़ाई बंद करो। और एक हैंडसम सा लड़का इशिका के बगल में आकर खड़ा हो गया। चुपके से कियारा के खूबसूरत चेहरे को घूरने लगा। वो लड़का यंग मास्टर ईशान था, जो मेहरा परिवार का ही बेटा था। उसकी बात सुनकर इशिका ने धीरे से सिर हिलाते हुए जवाब दिया, ठीक है भाई, हैंडी कंपटीशन के दौरान मैं अग्रवाल इंडस्ट्री से खरीदी गई नकली ज्वेलरी पेश करूंगी और इनकी कंपनी की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दूंगी। वो जानती थी कि समर से ऐसे बातों में तो नहीं जीत पाएगी। वो समर के सामने लड़ाई से भी मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे केवल साजिशों के जरिए फंसा सकती थी। यंग मास्टर ईशान ने जब समर को एकदम स्वस्थ देखा
तो उसके चेहरे पर उलझन की एक झलक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, समर, तुम अभी भी इतने स्वस्थ कैसे हो? अभी तक तो तुम्हारे हाथ पैर टूट जाने चाहिए थे। उसने कल रात मोहित को समर को सबक सिखाने के लिए कहा था, इसलिए समर को सही सलामत देखकर मास्टर ईशान बहुत उलझन में पड़ गया था। उसे अभी भी नहीं पता था कि समर ने मोहित को पीट पीट कर बेहोश कर दिया था। उसका उलझन भरा चेहरा देखकर समर ने मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर ईशान, तुम ही हो ना जिसने मोहित को मेरी सुपारी दी थी? ईशान उसकी बात सुनकर हड़बड़ा गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, समर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। समर ने यंग मास्टर ईशान को हल्के से ठंडे स्वर में सब बताया। तुम्हें पता है, सब पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। अभी तो कंपटीशन का समय हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें अभी सबक नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं याद रखूंगा कि तुमने क्या किया और बाद में इसकी सजा तो तुम्हें देकर ही रहूंगा। उसकी आंखों में एक ठंडक झलक आ गई। एंटी कंपटीशन में लड़ाई झगड़े पर प्रतिबंध था। अगर कोई भी प्रतिभागी लड़ाई करता पाया गया तो उसे अयोग्य घोषित करके बाहर निकाल दिया जाता। समर ऐसे भी मुसीबत में थे और वो कोई और नई मुसीबत मोल नहीं ले सकता था। वो यही सोच रहा था कि इससे तो बाद में भी निपट लेगा। तभी यंग मास्टर ईशान ने कहा, समर, इतने घमंडी मत बनो। कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाला है। मैं भी एंटी कंपटीशन में प्रतिभाग कर रहा हूं। तुम्हें तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि तुम्हारा मुकाबला मुझसे ना हो जाए। मेहरा परिवार भी ज्वेलरी का बिजनेस ही करता था। यंग मास्टर ईशान ने छोटी उम्र में ही एंटीक वस्तुओं और महंगी और रेयर ज्वेलरी के बारे में सीखना शुरू कर दिया था, इसलिए वह एंटीक वस्तुओं के बारे में बहुत जानकार भी था। ये कोई आश्चर्य की बात थी नहीं। उसने एंटीक कंपटीशन के लिए साइन किया था। बेशक यंग मास्टर ईशान ने कंपटीशन के लिए साइन किया था। अगर अग्रवाल इंडस्ट्रीज की नकली ज्वेलरी को सर्टिफाई करना था तो उसके इरादे बेहद दुर्भावपूर्ण थे। समर ने उसकी बात पर पलटकर जवाब देते हुए कहा, यंग मास्टर ईशान, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि तुम मुझसे न मिलो। क्या तुमने सुना नहीं? कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें मार देगा। यंग मास्टर ईशान और ईशिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसके उनके जैसे अहंकारी लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उनके अहंकार को कुचलना ही था। यंग मास्टर ईशान ने नाक बहुत सिकोड़ते हुए कहा, समर, एक बार एंटी कंपटीशन शुरू हो जाए तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे मेरे बीच का अंतर दिखा दूंगा। ऐसे बातों से कुछ नहीं पता चलेगा। तुम जैसा फटीचर कभी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। समर ने मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम एक घमंडी हो जो दिखाई दे रहा है और डर भी रहा है। वैसे भी तुम जैसा जोकर होने से अच्छा है मैं एक गरीब फटीचर हूं। तुमने अब तक बिस्तर गीला करना नहीं छोड़ा और मुझे ज्ञान दे रहे हो। ये कहते हो वो यंग मास्टर ईशान से दूर चला गया। वो कियारा को अपने साथ हॉल की तरफ ले गया। तभी उसकी नजर अविनाश पर पड़ी और अविनाश का अभिवादन करने के लिए वो उनकी तरफ चल पड़ा। अविनाश ने आज ग्रे कपड़े पहने थे। वो लोगों का एक ग्रुप से घिरा हुआ था और जजिंग पैनल की ओर बड़े कदमों से बढ़ रहा था। एंटीक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सुशांत और एसोसिएशन के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य भी अविनाश के बगल में खड़े थे। जब अविनाश हॉल में पहुंचा तो उनको देखकर हॉल में हलचल मच गई थी। सभी तुरंत प्रेसिडेंट का अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए थे। हॉल के दूसरी ओर कंपटीशन से इनवाइट किए गए दर्शक भी खड़े थे और प्रेसिडेंट का सिर हिलाकर अभिवादन करने लगे। समर को दर्शकों के बीच कई जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए, जिसमें वाइस मेयर का बेटा हितेश, यंग मास्टर कार्तिक, यंग मास्टर विवान, यंग मास्टर गौरव भी था। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो चोरी चोरी समर की तरफ भी देख रही थी। समर को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की उसको ऐसे चोरी चोरी देख क्यों रही है। तभी समर को उस सफाई कैमरा की याद आई। उसने मन ही मन सोचा, कहीं ये लड़की मुझ पर नजर तो नहीं रखे हुई। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। तभी उसकी नजर किसी और पर भी पड़ी। समर के हाव भाव बदल गए। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और सोचा, ये वही है। वो यहां क्या कर रही है? उसने अविनाश के बगल में एक आकर्षक लड़की को देखा और उस लड़की को समर अच्छी तरह से जानता था। लड़की की त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। उसकी आंखें माणिक जैसी थी
और उसकी लाल ड्रेस उसके खूबसूरत शरीर को और भी निखार रही थी, उसे और भी आकर्षक बना रही थी। वो एक स्टार की तरह चमक रही थी जो किसी भी नजर की अपनी तरफ खींच लेती। कियारा ने भी समर की कांच जैसी नजर को नोटिस कर लिया। उसने अपनी आकर्षक आंखें मटकाते हुए उलझन से समर से पूछा, डियर क्या हुआ, क्या देख रहे हैं आप? समर ने जल्दी से अपनी हैरानी छुपाते हुए कहा, कुछ भी नहीं हनी, मैं कुछ सोच रहा था। कियारा की बात जवाब देने के बाद उसने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, वो एंटी कंपटीशन देखने आई क्यों है? ये सब सोचते हुए जल्दी से अविनाश की तरफ बढ़ा और उसने उसका अभिवादन करते हुए कहा, हेलो प्रेसिडेंट अविनाश, कैसे हैं आप? अविनाश ने भी उत्साह से समर को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, समर, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आओ मैं तुम्हें सभी से मिलवाता हूं। और ये कहते हुए उसने रेड ड्रेस वाली लड़की से मिलवाते हुए कहा, समर, ये कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की यंग मिस्ट्रेस पायल कपूर है। तुम इनसे तो पहले ही मिल चुके हो, ये भी आज के 5 जजों में से एक है। अविनाश समर को सभी जजों से मिलवाना चाहता था ताकि वो उनके दिलों में एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ सके। इस तरह समर के कंपटीशन जीतने की संभावना और अधिक हो सकती थी। समर ने मुस्कुराते हुए पायल की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस पायल, आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा। कियारा उसके बगल में थी, इसलिए उसकी पायल को पायल कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने उसको मिस पायल कहकर पुकारा। पायल समर के मुंह से मिस पायल सुनकर बहुत निराश हो गई, लेकिन वो जानती थी कि समर उसे सबके सामने पायल कहकर नहीं बुला सकता है। पायल भी नहीं चाहती थी कि समर के साथ उसके रिश्ते के बारे में किसी को पता चले। आखिर वो अनुराग की मंगेतर थी और उसकी हरकतें सभी नजर रखे हुए थे। अगर किसी को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया तो दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। पायल ने हल्की मुस्कान के साथ समर से कहा, हाय मिस्टर समर, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। आज आप बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। वास्तव में उसे समर को देखे हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे, लेकिन पायल के लिए 2 दिन बहुत लंबे समय थे, क्योंकि वो उसके साथ हर मिनट और हर सेकंड बिताना चाहती थी। उन दोनों के चेहरे देखकर कियारा ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने गौर से पायल को देखा, फिर पलटकर समर की तरफ देखा। उसे सहज ही लगा कि दोनों ने कुछ छुपाने की कोशिश की है, लेकिन उसने अभी कुछ पूछना सही नहीं समझा। इस समय दोनों के बीच के कनेक्शन के बारे में जांच करने का नहीं था, क्योंकि एंटी कंपटीशन शुरू होने वाला था। कियारा के दिमाग में पायल एक चालाक लोमड़ी अभी भी बनी हुई थी, जो उसके पति को बहकाने की कोशिश कर रही थी। कियारा ने अपने दिल ही दिल में खुद को प्रोत्साहित करते हुए कहा, कियारा, अपने हक के लिए लड़ो, तुम सबसे अच्छी हो। तुम इस चालाक लोमड़ी को अपने पति को ऐसे बहकाने नहीं दे सकती। इन दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है, तुम्हें उसे खत्म करना ही पड़ेगा। समर को पायल से मिलवाने के बाद अविनाश ने समर को अन्य 3 जजों से भी मिलवाया। उनमें से एक वाइस प्रेसिडेंट सुशांत थे, अन्य दो 60 के दशक के 2 बुजुर्ग व्यक्ति। 5 जजों में पायल सबसे कम उम्र की थी, खूबसूरत लड़की भी थी। सबसे बड़े जज अविनाश थे। सुशांत 60 साल का बूढ़ा आदमी हो चुका था। वो अविनाश से बहुत छोटा लग रहा था। उसका रंग गुलाबी था और अविनाश से थोड़ा लंबा भी था। उसकी सेहत भी अच्छी दिख रही थी। जब अविनाश ने समर का परिचय करवाया तो सुशांत बेहद घमंड के साथ मिला। उसने जब समर को एक नजर भरकर भी नहीं देखा तो समर बहुत नाराज हो गया। सुशांत के मन में समर के प्रति नकारात्मक धारणा थी, क्योंकि वॉइस मेयर के बेटे हितेश ने उसे समर के बारे में पहले ही भड़का दिया था। सुशांत और हितेश दोनों ही मेहता परिवार से थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे हितेश की मदद करके समर को नीचा दिखाना ही था। समर ने उसका व्यवहार देखकर मन ही मन सोचा, इस घमंडी बूढ़े ने मेरी तरफ आंख भर भी नहीं देखा। मैंने इसको क्या कहा है? समर उसे किक मारना चाहता था, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं को दबा लिया, क्योंकि सुशांत वहां का वाइस प्रेसिडेंट था। बाकी 2 जजों ने भी अविनाश के सम्मान में समर की तरफ से सिर हिलाया, लेकिन वो भी बड़े उत्साही थे नहीं। अविनाश ने सभी को इंट्रो करवाने के बाद बाकी सभी के साथ वीआईपी पैनल की ओर चला गया। वो जजों में से एक था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वीआईपी पैनल में ही उसको बैठना था।
धीरे धीरे हॉल शांत हो गया। सभी ने अपनी सीट पर बैठ गए और सभी ध्यान से अविनाश की तरफ देख रहे थे, उसके कुछ कहने का इंतजार ही कर रहे थे। तभी अविनाश ने जोर से अनाउंसमेंट करते हुए कहा, सभी प्रतिभागी अपनी अपनी जगह पर आ जाएं। एंटीक कंपटीशन शुरू होने जा रहा है। उसके शब्द समाप्त ही हुए थे कि सभी के बीच हंगामा हो गया। प्रतिभागियों के चेहरे लाल हो गए और वो इधर उधर देखने लगे। वहां बैठे सभी लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स थे। उनके दिलों में पहले से ही दुश्मनी भर चुकी थी। एंटीक कंपटीशन साल में केवल एक बार आयोजित किया जाता था और ये हर प्रतिभागी के लिए महत्वपूर्ण आयोजन था। यदि कोई कंपटीशन में अच्छा स्थान प्राप्त कर लेता तो उसे न केवल कंपटीशन से पुरस्कार मिलता, बल्कि अमीर परिवार की भी उसकी तलाश में रहते थे, जिससे विजेता को काम करने का अच्छा अवसर भी मिलता। कंपटीशन में शामिल होने वाले सभी लोग अच्छा स्थान पाते थे और ये ओलंपिक की तरह था, हर कोई पदक के पीछे था। अविनाश ने भीड़ को शांत करने के लिए अपने हाथ को हिलाते हुए कहा, वाइस प्रेसिडेंट सुशांत, अब आप सभी को कंपटीशन के पुरस्कार और नियमों के बारे में बताएंगे। सुशांत ऐसे मामलों में अच्छे को संभाल सकता था। सुशांत का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल भी था, उसका प्रभाव भी बहुत था। अविनाश की बात पूरी होते ही सुशांत ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे उसका चेहरा अब सभी को दिखाई दे रहा था। हर कोई प्रशंसा से उसको देख ही रहा था। लगभग सभी प्रतिभागी एंटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का बहुत सम्मान भी करते थे। अविनाश की तरह ही वो भी एंटिक की दुनिया में एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। सुशांत ने खड़े होकर अविनाश की ओर सिर हिलाकर कहा। उसने भीड़ को चुप कराने के लिए अपना गला साफ करते हुए जोर से कहा, इस वर्ष एंटिक कंपटीशन में टोटल 100 कॉम्पिटिटर्स हैं। इस वर्ष का पुरस्कार कंपटीशन के इतिहास में सबसे उदार है। विजेता को एंटिक मास्टर की उपाधि, एक ट्रॉफी और 10 करोड़ रुपए के मूल्य के एक एंटिक वस्तु दी जाएगी। दूसरे स्थान पर आने वाले विजेता को 5 करोड़ रुपए मूल्य की एक एंटिक वस्तु दी जाएगी और तीसरे स्थान पर आने वाले को 3 करोड़ रुपए के मूल्य की एंटिक वस्तु दी जाएगी। चौथे से लेकर 10वें तक के विजेताओं को 1 करोड़ रुपए और एंटिक वस्तु दी जाएगी। कंपटीशन का फर्स्ट राउंड एक एलिमिनेशन दौर है। मैं व्यक्तिगत रूप से एंटिक वस्तुओं के बारे में आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा। हर कोई प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने डेस्क पर बजर दबाएगा। जो पहले बजर दबाएगा वही उत्तर देगा। हर जवाब एक नंबर के हिसाब से काउंट होगा और जो ज्यादा नंबर प्राप्त करेगा वो कैंडिडेट सेकेंड राउंड में प्रवेश करेगा। दूसरे राउंड में 2 प्रतिभागियों को एक एंटिक वस्तु की जांच करनी होगी। दोनों में से जो ज्यादा अच्छे तरीके से उस वस्तु के बारे में बता पाएगा वो सेकेंड राउंड का विजेता होगा और थर्ड राउंड में एंटर कर जाएगा। थर्ड राउंड में मैं एक एंटिक पीस सबके सामने रखूंगा। बचे हुए प्रतिभागियों को उसे सर्टिफाई करना पड़ेगा। सुशांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कंपटीशन के पुरस्कार और नियमों के बारे में सभी को धीरे धीरे के बता दिया। हर साल एंटिक कंपटीशन में 3 राउंड होते थे। पहला राउंड प्रतिभागियों के एंटिक नॉलेज करने के लिए और ये राउंड बेहद क्रूर, और हर साल इसी राउंड में आधे से ज्यादा तो प्रतिभागी बाहर निकल जाते थे। समर ने आश्चर्य से बाहें सिकोड़ ली और कहा, पहला राउंड एंटिक नॉलेज टेस्ट है, वाह। वो जानता था कि ये राउंड नॉलेज टेस्ट था, इसलिए इशिका की जमा की हुई नकली ज्वेलरी फर्स्ट राउंड में नहीं लाई जाएगी। वो ज्वेलरी दूसरे राउंड का हिस्सा हो सकती थी, जहां एंटिक सर्टिफिकेशन किया जाना होगा। हॉल के बीच में 100 प्रतिभागी बिल्कुल लाइन में खड़े हो गए थे। नंबर पर 1 पर बहुत ही हैंडसम युवक था। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और वो सुशांत से काफी मिलता जुलता भी था। उसका नाम निशांत था। वो सुशांत का पोता था। सुशांत के साथ अपने रिश्ते के कारण वो स्वाभाविक रूप से 1 नंबर पर था। प्रतिभागी नंबर 2 अदिति और प्रतिभागी नंबर 3 यंग मास्टर ईशान था।
क्योंकि समर बहुत ही शानदार तरीके से रजिस्टर देर किया गया था, इसलिए उसका 100 नंबर पर नाम था। समर के सामने की प्रतिभागी एक सुंदर लड़की थी जो 23 साल के आसपास की थी। उसके चेहरे पर कुछ छाइयां थी। भले ही वो कियारा और पायल जितनी सुंदर नहीं थी, लेकिन वो प्यारी काफी थी। प्यारी लड़की ने समर से कहा, हाय हैंडसम, क्या आज आप भी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं? सुंदर लड़की की बातें सुनकर समर थोड़ा अवाक रह गया। उसने मन ही मन सोचा, तुम देख रही हो मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। बेशक मैं कंपटीशन में भाग ले रहा हूं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत सवाल पूछ रही हो, बेवकूफ लड़की? सुंदर लड़की को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, "हम्म, ओह सॉरी, लगता है मैंने बेवकूफी भरा सवाल पूछ लिया। बेशक आप प्रतिभागी हैं, इसलिए तो यहाँ खड़े हैं। बाय द वे, मेरा नाम शिवानी है और मैं 99 हूँ। आपका नाम क्या और नंबर क्या है?" शिवानी की बातें सुनकर समर भी अवाक रह गया। उसने फिर मन में कहा, ये सच में ही झल्ली लड़की है। अरे तुम्हारा दूसरा सवाल तो पहले से भी ज्यादा बेवकूफी भरा है। तुम अपने खुद में ही ये कह रहे हो कि मैं 99 हूँ और मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तो तुम्हें लगता क्या है कि मेरा नंबर क्या होगा? तुम सच में ही झल्ली और बेवकूफ लड़की हो। समर अवाक रह गया था। उसे लगा कि शिवानी के दिमाग में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है या वो बिल्कुल मूर्ख ही हो गई। शिवानी ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा, ओ, ओ माफ करना, मैंने फिर से बेवकूफी भरा सवाल किया। तुम मेरे पीछे खड़े हो इसलिए तुम 100 नंबर पर हुए। वैसे मैंने तुम्हें अपना नाम बताया, तुमने अपना नाम नहीं बताया। क्या नाम है तुम्हारा? समर ने एक धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तुमने आखिरकार एक सामान्य सवाल पूछा। मेरा नाम समर है और मैं अग्रवाल इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉय हूँ। शिवानी ने उसकी बात सुनकर तारीफ करते हुए कहा, वाह, अग्रवाल इंडस्ट्रीज। अग्रवाल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैंने सुना है। सीईओ कियारा बहुत खूबसूरत है। क्या तुम उन्हें जानते हो? क्या वो वाकई में खूबसूरत है? उस लड़की की बातें सुनकर समर ने मन ही मन सोचा, यार ये लड़की बहुत बातूनी है, इतनी बात कहाँ से लाती है? जब समर और शिवानी बात कर रहे थे तो दर्शक भी चर्चा करने में व्यस्त थे। दर्शकों में बैठी एक लड़की ने अपने आसपास के बैठे मोटे लड़के से कहा, अरे तुम्हें क्या लगता है, एलिमिनेशन राउंड में नंबर 1 पर कौन सा प्रतिभागी आएगा? उस मोटे ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है, इसमें भी कोई शक की गुंजाइश है? पहले स्थान पर तो निशांत मेहता ही आएंगे। वो वाइस प्रेसिडेंट सुशांत मेहता का पोता है। उसे एंटीक वस्तुओं का बहुत ज्ञान भी है। उस लड़की ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि अदिति ज्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेटर है। वो प्रेसिडेंट अविनाश गिल की पोती है, स्वाभाविक रूप से ज्यादा बेहतर होगी। उस मोटे ने आगे के विचार बनाते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो ये मास्टर ईशान भी बुरे नहीं है। उनका परिवार एंटीक वस्तुओं और ज्वेलरी के एरिया में बिजनेस करता है। वो उन्हीं चीजों से बड़ा हुआ है। सभी लोग बेहतरीन बात कर रहे थे और अनुमान लगा रहे थे कि विजेता निशांत, अदिति या यंग मास्टर ईशान में से कोई होगा। समर का उन्होंने नाम सुना भी नहीं था, इसलिए उन्हें किसी को भी नहीं लग रहा था कि वो जीत जाएगा। तभी सुशांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने सामने बैठे 100 लोगों से कहा, सब लोग शांत हो जाएं, अब पहला राउंड शुरू करने हैं। सबसे पहले बर्जर दबाने वाला पहला उत्तर देगा। उसने उन दर्शकों की चर्चाएं भी सुन ली। ये सुनकर कि कुछ लोग उसके पहले पोते को मान रहे हैं और दूसरे लोग उसकी अविनाश की पोती को। सुशांत ने फीकी मुस्कान के साथ पहला प्रश्न पूछा, प्रश्न नंबर 1, एंटीक वस्तुओं की कितनी श्रेणियां हैं? वे प्रत्येक क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? शिव। समर ने अपना बर्जर इतनी देर में बजा ही दिया। उसकी सजगता और हरकतें बहुत तेज थी। उसने यंग मास्टर ईशान और ईशांत के बारे में कुछ रिएक्ट करने का पहले ही बर्जर दबा दिया था। समर की बर्जर की आवाज सुनकर सुशांत थोड़ा असंतुष्ट हो गया, लेकिन इतनी सारे लोगों की नजरों के बीच उनके पास समर का जवाब सुनने के अलावा कोई विकल्प था नहीं। उसने समर को जवाब देने का इशारा किया और तभी समर ने कहा, एंटीक वस्तुओं को आमतौर पर 4 श्रेणियों में हम रख सकते हैं। पहली, मिट्टी की चीजें,
जो प्राचीन काल में सबसे प्रसिद्ध थी। दूसरी श्रेणी सुलेख और पेंटिंग। तीसरी श्रेणी नीलम और रत्न है, जिसमें कश्मीरी नीलम सबसे प्रसिद्ध है। चौथी श्रेणी विविध है, जिसमें खजाने, कागज, कांस्य, बुद्ध, कढ़ाई, हाथ की स्ट्रिंग, एम्बर और कुछ शामिल भी हो सकता है। समर में बहुत सारी बातें की, एंटीक वस्तुओं के वर्गीकरण और उनके संबंधित कार्यों के बारे में भी बता दिया। उसने इसे विस्तार से समझाया, लेकिन इसे सरल भी बनाया ताकि आसपास के दर्शक भी पूरी तरह से समझ सके। सुशांत की तो बात ही छोड़िए, आसपास के दर्शक भी आश्चर्य से समर को देखने लगे थे। कुछ लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया था, ये कौन है भाई, एंटीक वस्तुओं के बारे में जो इतना जानता है। वे सभी एंटीक वस्तुओं के प्रेमी और ज्वेलरी संग्राहक थे। वह इंदौर शहर के प्रसिद्ध लोग थे, लेकिन वह अपने सामने खड़े यंग लड़के को बिल्कुल भी जानते नहीं थे। कियारा के ठंडे और सुंदर चेहरे पर भी आश्चर्य की चमक थी। उसने मन ही मन कहा, मेरा पति बहुत अच्छा है, उसे एंटीक वस्तु के बारे में इतनी समझ है, मुझे तो पता भी नहीं था। कियारा भी समर को इस तरह से बात करता हुआ देखकर उत्साहित हो गई थी। वहीं पायल भी समर को देखकर आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। मन ही मन सोच रही थी, समर, तुम्हारे और कितने सीक्रेट हैं, तुम और किस किस फील्ड में एक्सपर्ट हो, मैं तो समझ ही नहीं पा रही तुम्हें। वो समर को प्रशंसा भरी नजरों से देख रही थी। यह आदमी वो आदमी है जिसे वो पसंद करती है, और वो हमेशा के लिए उसे लेकर आश्चर्य में पड़ जाती है। उसके दिल की धड़कनें वो हमेशा बढ़ा देता है। शिवानी ने भी समर को चौंकते हुए देखा और बड़बड़ाते हुए कहा, अरे वाह मिस्टर हैंडसम, तुम तो बहुत होशियार हो, तुमने पहले ही सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया। उसकी भी आंखों में चमक आ गई थी। हॉल में कंपटीशन में 100 लोग भाग ले रहे थे। सभी को एंटिक की गहरी समझ थी, लेकिन उन सभी को लोगों का बैकग्राउंड भी स्ट्रोंग था। लेकिन समर ने पहले सवाल के जवाब से ही सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। समर ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा टेढ़ा किया और गर्व से खुद की प्रशंसा करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मैं बहुत सक्षम हूँ। उसके लहजे में कुछ इनडिस्क्राइबेबल गर्व था। उसे दूसरों की बिल्कुल परवाह थी नहीं। उसके सामने एंटिक के बारे में बात करना एक मास्टर के सामने दिखावा करने जैसा था। समर की बातें सुनकर शिवानी ने अपना अंगूठा ऊपर किया और उसकी आंखें भी आश्चर्य से भर गई। तभी सुशांत ने धीरे से कहा, प्रतिभागी नंबर 100 का जवाब बिल्कुल सही है। इसके साथ प्रतिभागी 100 को 10 अंक मिलते हैं। ये एक प्राचीन वस्तु कंपटीशन था और जिसमें बहुत सारे दर्शक भी थे। हालांकि सुशांत समर को पसंद तो नहीं करता था, लेकिन समर का जवाब सही था, इसलिए उसे 10 अंक देने ही पड़े। जब ये लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, तो जिसकी वजह से चीटिंग करना बिल्कुल असंभव ही था। समर ने वास्तव में इतनी जल्दी उत्तर दे दिया था, और जिसे पता चलता कि समर को एंटिक वस्तुओं के बारे में बहुत नॉलेज भी है। दूसरी तरफ निशांत और यंग मास्टर ईशान नाराज हो गए थे, क्योंकि वो शुरू में ही हार गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो खुश नहीं थे। दोनों सवाल के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि समर उनको जवाब देने का मौका भी नहीं देगा। सुशांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए तभी दूसरा सवाल पूछते हुए कहा, अब आता है प्रश्न नंबर 2। कृपया सवाल सुने। एंटिक वस्तुओं को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व क्या है? समर ने फिर से सबसे पहले अपना बर्जर दबा दिया, जिसे निशांत और यंग मास्टर ईशान और भी नाराज हो गए। वो बहुत धीमे से और समर का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। समर ने गौर से मुस्कुराते हुए दूसरे सवाल का जवाब भी अच्छे तरीके से दिया। यह सवाल उसके लिए बहुत आसान थे। सुशांत ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए फिर कहा, 100 नंबर प्रतिभागी का जवाब बिल्कुल सही है। समर ने 10 अंक और हासिल कर लिए हैं। कुल मिलाकर उनके 20 अंक हो गए हैं। हालांकि वो समर से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था, लेकिन जवाब सही था, इसलिए उसे उसको बोनस अंक देने पड़े। कियारा ने ऑडिटोरियम में अपनी गुलाबी छोटी मुट्ठी भींच ली। उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था, जो इस समय उसके दिल में मौजूद उत्साह को दर्शा रहा था। उसने मन ही मन कहा, वाह डियर वाह, आपने तो फिर से सही जवाब दे दिया। मुझे यकीन है आपको अब कोई नहीं हरा पाएगा। यंग मास्टर ईशान ने भी अपनी मुट्ठी भींच ली थी। खुद को खुश करने के लिए कहा उसने,
मुझे अगले प्रश्न का जवाब देना ही पड़ेगा। समय मिनट दर मिनट बीतता जा रहा था। खेल अभी भी जारी था। प्रश्न 3, 4, 5 और 10। सुशांत ने प्राचीन वस्तुओं पर 10 प्रश्न पूछे, लेकिन समर ने किसी को जवाब देने का मौका भी नहीं दिया। इसके अलावा समर ने उन्हें सही उत्तर भी दिया और हर प्रश्न 10 नंबर के साथ उसने 100 अंक भी प्राप्त कर लिए थे। जब समर ने 100 के 100 नंबर ले लिए तो आसपास के दर्शकों ने ताली बजाई। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। पिछली प्रतियोगिताओं में किसी ने भी लगातार 10 प्रश्नों का उत्तर दिया नहीं था। नहीं समर ने 100 अंक प्राप्त किए, बल्कि वो ऐसा करने वाला आज तक का सबसे पहला इंसान बन गया था। सुशांत ने जब देखा समर किसी को जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहा, तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए समर से कहा, समर, तुम फर्स्ट राउंड के पहले स्थान पर हो। अब तुम्हें आगे किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्लीज अब दूसरे कॉम्पिटिटर्स को जवाब देने का मौका दो। फर्स्ट राउंड में मकसद एंटिक वस्तुओं की नॉलेज का मूल्यांकन करना था, जिसका लक्ष्य आधे से ज्यादा प्रतियोगिताओं को बाहर करना था। जब अगर समर इसी तरह जवाब देता रहेगा तो बाकी लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा और वो आधे प्रतियोगिताओं को कैसे बाहर निकाल पाएगा। सुशांत की बात सुनकर समर थोड़ा असंतुष्ट हो गया, लेकिन ये सोचकर कि विरोधी पक्ष ने कहा है कि वो नंबर 1 है, तो संतोष की चिंगारी खत्म हो गई। समर ने बोहें सिकोड़ते हुए पूछा, वाइस प्रेसिडेंट सुशांत, आप कह रहे हैं कि मैं फर्स्ट राउंड के पहले स्थान पर हूं? उसके लिए सवालों के जवाब देना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब जब वो फर्स्ट राउंड में फर्स्ट पोजीशन पर है तो आसानी से अगले राउंड में जा सकता है। सुशांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ समर, तुम्हें 100 अंक मिले हैं। तुम फर्स्ट राउंड के फर्स्ट पोजीशन पर हो। अब तुम रेस्ट कर सकते हो, तब तक मैं दूसरों से सवाल पूछता हूं। सुशांत की बातें सुनकर बाकी लोग भी सिर हिलाते रहे। उनकी आंखों में समर के प्रति कुछ असंतोष दिखा। इन लोगों ने एंटीक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत कुछ किया था। उन्होंने छोटी उम्र से ही अपनी इच्छाओं को मारकर एंटीक चीजों के बारे में स्टडी करना भी शुरू किया था। अगर वो लोग फर्स्ट राउंड में एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई तो वो आपस में जाकर अपने परिवार का सामना कैसे करेंगे। समर ने अपने मुंह के कोने को मोड़ते हुए कहा, चूंकि मैं फर्स्ट राउंड में प्रथम स्थान पर हूं, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। उसने पीठ को एक तरफ किया और आंखें बंद करके अपनी ऊर्जा को बचाने लगा। सुशांत हल्के से मुस्कुराया, सवाल पूछना जारी रखा, जिसका बाकी प्रतियोगिताओं ने तुरंत जवाब दिया। फर्स्ट राउंड के परिणाम की घोषणा की गई। नंबर 1, समर ने सभी अंकों के जवाब दिए, उसे 100 अंक मिलते हैं। नंबर 2, निशांत ने 8 अंकों के साथ 80 नंबर प्राप्त किए। तीसरे स्थान पर अदिति रही, जिसने 70 अंक प्राप्त किए हैं। चौथे पर यंग मास्टर ईशान हैं, जिन्होंने 60 अंक प्राप्त किए। फर्स्ट राउंड में 100 लोग शामिल हुए, जिनमें से 50 को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बहुत से प्रतियोगी इस बार बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आए थे, लेकिन अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगी। कुछ लोग तो बिल्कुल भी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। सुशांत ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए फर्स्ट राउंड के परिणाम की घोषणा करते हुए फिर कहा, पहला राउंड अब खत्म हो गया है। समर पहले स्थान पर है। इस समय सुशांत बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समर इतना सक्षम आखिर हो कैसे सकता है। उसे एक भी सवाल का जवाब क्यों नहीं पता था। आसपास के लोग भी एक्साइटेड थे। उन्होंने भी पहले कभी समर का नाम सुना नहीं था। वो पहले वाला मोटा जो आदमी कह रहा था निशांत और ईशान जीतेगा। उसने अपने पास बैठी लड़की से कहा, अरे वाह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यह फटीचर सा दिखने वाला लड़का निशांत और यंग मास्टर ईशान को हरा देगा। आखिर ये आदमी आया कहां से है? उस लड़की ने जवाब दिया, हाँ आप सही कह रहे हैं, यह आदमी बहुत ज्ञानी है। मैं खुद जवाब नहीं जानती, लेकिन उसने वास्तव में सभी जवाब दिए, और वो भी 1 मिनट में। उस आदमी ने फिर कहा, मैंने सुना है वो अग्रवाल इंडस्ट्री में सिर्फ एक रेगुलर सेल्समैन है।
लेकिन मैं उसका टैलेंट देखकर हैरान हूं। वो उधर स्टेज पर जोश भरे स्वर में समर को देखकर पायल के सुंदर चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। उसकी सुंदर आंखें पानी की तरह कोमल थी। समर को फर्स्ट राउंड जीते देखकर कियारा भी बहुत खुश हुई, लेकिन वो साथ ही चिंतित भी हो गई। उसने मन ही मन कहा, मेरा पति इतना इंटेलिजेंट है, वो निश्चित रूप से अन्य लड़कियों को तो आकर्षित करेगा ही। मुझे इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, कहीं कोई उसे फंसा न ले। समर इतना बढ़िया था, कियारा जैसे विशाल सुंदर थोड़ी चिंतित तो होना ही बनता था। उसे डर था कि कोई लड़की उसके पति को छीन न ले। समर जीत गया और ये देखकर यंग मास्टर ईशान का चेहरा भी उदास हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि समर पहले स्थान पर आएगा। यंग मास्टर ईशान की प्रतियोगिता की शुरुआत में समर हंस रहा था, लेकिन अब वही समर से हार गया था। यह कितना अपमानजनक था। तब सुशांत ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, अब आप सभी लोग आराम कर सकते हैं। सेकंड राउंड आधे घंटे बाद शुरू होगा। सेकंड राउंड एंटिक ऑथेंटिकेशन का है। आराम के बाद आप लोग सबसे पहले स्ट्रा खींचकर अपने ओपोनेंट का फैसला करेंगे। अब जब ब्रेक टाइम हो गया था, समर ने इधर उधर देखा। तभी उसने देखा यंग मास्टर ईशान चुपके से कहीं जा रहा था। समर ने चुपचाप जल्दी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। वो इस आदमी का पीछा करके पता लगा सकता है। यंग मास्टर ईशान भी सतर्क था। वो भीड़ को दरनिकार करके चुपचाप लेडीज रूम में चला गया। ईशान को लेडीज रूम में जाता हुआ देखकर समर चौंक गया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अरे अरे ये ईशान लेडीज रूम में क्या करने गया है? वो भी जल्दी जल्दी उसके पीछे लेडीज रूम में चला गया। वो जानता था कि यंग मास्टर ईशान लेडीज रूम में क्या करने गया है। लेडीज रूम में रूम नंबर 1 के अंदर यंग मास्टर ईशान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और धीमी आवाज में कहा, इशिका, इशिका, क्या तुम्हारे पास सामान तैयार है? इशिका ने ठंडे मुस्कान के साथ एक बॉक्स निकाला और बॉक्स के अंदर 2 ब्लू नीलम ब्रेसलेट थे। इशिका ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, भाई भाई ये नकली ब्रेसलेट है जिसे मैंने मास्टर सुशांत से आपके लिए बनाने के लिए कहा था। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा मैंने अग्रवाल इंडस्ट्री से खरीदा था। ये निश्चित रूप से असली ब्रेसलेट के समान दिखने वाला है। ये कहते हुए उसने वो नकली ब्रेसलेट यंग मास्टर ईशान को दे दिया। यंग मास्टर ईशान ने अपने हाथ में नकली ब्रेसलेट को देखते हुए कहा, वाह, सुशांत एंटिक वस्तुओं के मास्टर हैं भाई। उनके द्वारा बनाए गए नकली ब्रेसलेट में कोई समस्या नहीं। अब तो समझो समर और अग्रवाल इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और उसकी मुंह पर एक साजिश मुस्कान आ गई। यंग मास्टर ईशान के इरादे दुर्भावपूर्ण थे। प्रतियोगिता के सेकंड राउंड में दौरान वो इन 2 नकली नीलम ब्रेसलेट को निकालेगा, घोषणा करेगा कि उसने उन्हें अग्रवाल इंडस्ट्री से खरीदा है। एक बार ब्रेसलेट सबके सामने नकली साबित हो गया तो अग्रवाल इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी और यह मानना पड़ेगा कि एक बड़े परिवार के यंग मास्टर के रूप में भले वो अक्सर बेवकूफी करता था, लेकिन फिर भी वो षड्यंत्र रचने में बेहद कुशल था। यंग मास्टर ईशान ने इशिका से पूछा, ओ हाँ बहन, तुमने जो असली ब्रेसलेट खरीदा वो कहाँ है? इशिका ने वैसा ही एक और बॉक्स निकाला और कहा, असली नीलम ब्रेसलेट यहाँ है भाई। यंग मास्टर ईशान ने अपनी बहन के हाथों में असली नीलम ब्रेसलेट देखा। अरे वाह, ये असली नीलम ब्रेसलेट और नकली ब्रेसलेट तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। अगर तुमने मुझे बताया नहीं होता तो मैं इन्हें पहचान भी नहीं पाता। सुशांत वाकई एक स्किल्ड एंटिक मास्टर था। उसकी जालसाजी की कला वर्ल्ड लेवल की थी। बेशक इशिका ने नकली नीलम ब्रेसलेट की भारी कीमत चुकाई थी। यंग मास्टर ईशान ने इशिका को निर्देश देते हुए कहा, बहन, मैं नकली नीलम ले लेता हूं। तुम एक काम करो, असली नीलम ब्रेसलेट को सावधानी से छिपा दो। ये कहते हुए उसने नकली ब्रेसलेट अपने पास रखा और लेडीज रूम के बाहर निकल गया। वो नकली नीलम ब्रेसलेट का उपयोग समर और अग्रवाल इंडस्ट्रीज को एक बड़ा सबक सिखाने के लिए करना चाहता था। वो चाहता था कि समर और कियारा दोनों बेघर कुत्ते बन जाए, सड़क पर भीख मांगे। और जब उसने देखा यंग मास्टर ईशान जाने वाला है तो समर जल्दी से कमरा नंबर 2 में छिप गया। यंग मास्टर ईशान ने समर को नहीं देखा और वो नकली नीलम
ब्रेसलेट हाथ में लेकर वहां से चला गया। रिंग 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 रिंग। समर जाने ही वाला था, तभी उसने सुना इशिका का सेल फोन बज रहा है। इशिका ने फोन उठाया और बड़े ही आत्मीयता से कहा, डार्लिंग, मैं लेडीज रूम नंबर कमरा 1 में हूं, जल्दी से आ जाओ। इशिका ने फोन रखा ही था कि एक आदमी चुपके से लेडीज रूम में घुस गया। उस आदमी की नाक ऊंची थी, आंखें बड़ी थी, बहुत हैंडसम था। उसकी हरकतें उसकी छवि को खराब कर रही थी। उस आदमी को देखकर समर के भाव बदल गए। वो आदमी कोई और नहीं, सुशांत का पोता निशांत था। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि निशांत ही वो व्यक्ति है जिसने इशिका को फोन किया। दोनों के बीच का रिश्ता कोई साधारण रिश्ता था नहीं। निशांत ने रूम नंबर 1 में घुसते ही इशिका को गले लगा लिया और विकृत भाव से कहा, हेलो मिस ब्यूटी, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? इशिका ने आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत शरारती लड़के हो। बेशक मुझे तुम्हारी याद आती है। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है कि तुम्हारे दादाजी मेरे लिए नकली ब्रेसलेट बनाने के लिए राजी हो गए। इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सुशांत एंटिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और मेहता फैमिली का सदस्य था। वे ऐसे किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए नकली नीलम ब्रेसलेट बनाने के लिए राजी न होते। लेकिन सुशांत अपने पोते निशांत से बहुत प्यार भी करता था, इसलिए जब उसके पोते ने उसे नकली ब्रेसलेट बनाने के लिए कहा तो वो राजी हो गए। निशांत ने इशिका के आकर्षक चेहरे को देखकर एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, डार्लिंग, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, तुम बस मुझे शुक्रिया कहकर बहलाने की कोशिश कर रहे हो। इशिका आकर्षक ढंग से मुस्कुराई और उसे मोहक रूप से देखने लगी। उसने कहा, निशांत बेबी, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम जो कहो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। निशांत ने एक शैतान मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, ऐसे मुंह से ही कहना काफी नहीं है, तुम्हें प्यार करके दिखाना पड़ेगा। निशांत ने अधिकतर से इशिका के कपड़े फाड़ दिए। इशिका ने भी उत्साह के साथ कहा, आराम से करना जो करना है। रुको, पहले मुझे असली नीलम ब्रेसलेट जमीन पर रखने दो, मैं इसे तोड़ना नहीं चाहती। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े नीलम को ब्रेसलेट को जमीन पर रख दिया और अपने कपड़े उतारने लगी। फिर दोनों एक के साथ एक दूसरे के मिल गए और इशिका ने अपने आप को पूरी तरह से निशांत को समर्पित कर दिया। दोनों एक दूसरे में इतने डूब चुके थे कि ये भूल गए कि वो है कहां पर। समर को उनकी तेज चल रही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसको पता चल गया था कि इशिका यंग मास्टर की गर्लफ्रेंड थी, और लेकिन यंग मास्टर विवान गे था, इसलिए इशिका संतुष्ट नहीं थी, तभी वो निशांत के साथ लगी हुई थी। समर ने जब से उन लोगों की बातें सुनी तब से उसको बहुत गुस्सा भी आने लगा था। गुस्से की वजह से उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसने मन ही मन कहा, कुत्तों को मीनो, तुम लोग मुझे और कियारा को फंसाने के लिए एक साथ आ गए। अब देखो मैं तुम सभी लोगों का क्या हाल करता हूं। पहले तो उसके दिमाग में आया कि वो दरवाजा खोलकर दोनों को यहीं से बख्शिका दे, लेकिन उसने सोचा कि यह उसके लिए आसान सजा होगी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना इनकी वीडियो बनाए, क्योंकि बाद में वो उनके जाल में उनको ही फंसा देगा। क्योंकि कमरा 1 और 2 का दरवाजा एक दूसरे के ठीक बगल में था। समर ने अपना फोन दरवाजे के नीचे सरकाया और दोनों की हरकतों को रिकॉर्ड कर लिया। जैसे समर मोबाइल रखने के लिए नीचे झुका तो उसने देखा असली नीलम जमीन पर पड़ा है। उसने मन ही मन सोचा, असली नीलम ब्रेसलेट यहाँ है। वो समझ गया कि इशिका को ब्रेसलेट के टूटने का डर है। समर की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। वो खुशी से मुस्कुराया और उसने कहा, भगवान भी यार मेरी ही मदद कर रहे हैं। उसने अपना बायां हाथ दरवाजे के नीचे से धीरे से अंदर बढ़ाया और असली नीलम ब्रेसलेट वाला बॉक्स उठा लिया। इशिका और निशांत एक दूसरे में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि समर ने असली नीलम ब्रेसलेट वाला बॉक्स ले ही लिया है। असली नीलम ब्रेसलेट वाला बॉक्स लेने के बाद उसे एक प्लान सूझा। वो अभी बॉक्स बदल सकता था। उसकी आंखें चमक उठी। उसे एक बहुत अच्छा आइडिया आया था। वो असली नीलम ब्रेसलेट को यंग मास्टर ईशान के हाथों से नकली ब्रेसलेट को बदल देगा, और अगर वो ब्रेसलेट बदल देगा तो कंपटीशन के सेकंड राउंड में यंग मास्टर ईशान असली नीलम ब्रेसलेट निकालेगा और अग्रवाल इंडस्ट्रीज का संकट हल हो जाएगा।
ये सोचकर समर ने फोन उठाया। उसने इशिका और निशांत की हरकतों को रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद अपना पूरा प्लान बनाने के लिए यंग मास्टर ईशान को ढूंढने लगा। समर को अचानक यंग मास्टर ईशान दिखाई दिया, जो हॉल के सेंटर में खड़ा था। उसने ध्यान से देखा। यंग मास्टर ईशान ने नकली ब्रेसलेट वाला डब्बा अपनी जेब में रखा था। डिब्बा छोटा था और इसलिए वो उसकी जेब में आ गया था। समर ने जल्दबाजी में नाटक किया और यंग मास्टर ईशान की तरफ तेजी से चल दिया। फिर वो यंग मास्टर ईशान से टकरा गया और जिस क्षण वो उससे टकराया, समर ने यंग मास्टर ईशान की जेब में रखे नकली वाले डब्बे को असली से बदल दिया। यंग मास्टर ईशान ने गुस्से में कहा, तुम इतनी जल्दी में कहां जा रही हो? क्या तुम अंधे हो जो तुम ऐसे लोगों से टकरा रहे हो? उसकी जेब में नकली ब्रेसलेट थे। अगर वो टूट जाते तो वो क्या करता? यंग मास्टर ईशान ने जल्दी में अपनी जेब से डब्बा निकाला। जब उसने देखा कि ब्रेसलेट ठीक है तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन जब यंग मास्टर ईशान को नहीं पता चला कि उसकी जेब में रखा ब्रेसलेट तो समर ने बदल दिया। नकली ब्रेसलेट असली ब्रेसलेट में बदल दिया गया था। समर ने नाराजगी में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम अंधा किसे कह रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? यंग मास्टर ईशान की आंखों में गुस्सा झलक आया जब उसने देखा कि समर ही तो उससे टकराया। लेकिन जब उसने समर की ताकत के बारे में सोचा तो बेचारा अपना गुस्सा दिल में ही दबा लिया। यंग मास्टर ईशान समर से बहुत नफरत करता था। यंग मास्टर ईशान ने उदास होकर कहा, तुम अपनी ताकत का घमंड मत करो। समर, कंपटीशन के सेकंड राउंड में मैं अग्रवाल इंडस्ट्री से खरीदा हुआ नकली नीलम ब्रेसलेट निकालूंगा, तब देखता हूं तुम्हारा ये घमंड कहां जाता है। समर ने यंग मास्टर ईशान के ठंडे भाव को देखते हुए कहा, यंग मास्टर ईशान, हमारे अग्रवाल इंडस्ट्रीज नीलम ब्रेसलेट ऐसे तो केवल बेचती है तो प्रमाणिक बेचती है, हम नकली तो बेचते भी नहीं। यंग मास्टर ईशान ने अपनी जेब को छूते हुए ठंडे भाव से कहा, सच में? ये बहुत तो तब बताना जब मैं सबको नकली नीलम ब्रेसलेट दिखाऊंगा जो मेरी बहन ने तुम लोगों की कंपनी से खरीदा है। बेचारे यंग मास्टर ईशान को इतना पता नहीं था कि मामला तो गड़बड़ हो चुका है। यहाँ तो चीजें बदली जा चुकी है। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये तो बाद में ही पता चलेगा तुम्हारा ब्रेसलेट असली है या नकली। और ये कहते हुए वहां से चला गया। दोबारा से हॉल से बाहर निकला और सावधानी से फिर से लेडीज वॉशरूम की ओर चला गया। महिला शौचालय के कमरे एक में इशिका और निशांत अभी भी एक दूसरे के प्यार करने में व्यस्त थे। उनमें से किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि समर उनके ठीक बगल में था। समर ने नकली नीलम ब्रेसलेट वाला डब्बा निकाला, उसे दरवाजे के अंदर सरकाकर उसकी मूल स्थिति में रख दिया। नकली नीलम ब्रेसलेट वापस रखने के बाद समर ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराया और ठीक वहां से चला गया। वो हॉल में वापस आया तभी कियारा उसके पास आई। कियारा ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ समर को एक लाल ब्रश होल्डर देते हुए कहा, डियर, ये ब्रश होल्डर मैंने आपके लिए तैयार किया है, आप इसे सेकंड राउंड में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड राउंड में एंटिक वस्तुओं को प्रमाणित करना था। प्रत्येक प्रतिभागी को एंटिक वस्तु लानी थी जिसे उनके ओपोनेंट को प्रमाणित करना था। समर ने ब्रश होल्डर पकड़ लिया और उसे ध्यान से देखते हुए मन ही मन सोचा, हाँ, ये ब्रश होल्डर बुरा भी नहीं है। ब्रश होल्डर चॉपस्टिक जितना लंबा था और ये लाल चंदन से बना हुआ था। होल्डर पर एक हंस उकेरा गया था। ब्रश होल्डर के नीचे बनाने वाले का नाम भी था। लेकिन फिर भी समर जानता था कि ब्रश होल्डर असली नहीं है, ये असली ब्रश होल्डर की फर्स्ट कॉपी थी। समर ने हल्की मुस्कान के साथ ब्रश को धारक को पकड़ते हुए कहा, हनी, ये ब्रश होल्डर नकली है। कियारा ने सोचते हुए कहा, नहीं डियर, ये नहीं हो सकता। ये ब्रश होल्डर मुझे चाचा जी ने शादी में गिफ्ट किया था। उन्होंने इसे चेक करवाया था तो चेक करने वाले ने कहा कि ये असली है और उन्होंने मुझे इसका सर्टिफिकेट भी दिया। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, हनी, तुम्हारे चाचा ने तुमसे झूठ बोला। इसके बारे में सोचो। ये ब्रश होल्डर जिस राजवंश का बताया जा रहा है उसे खत्म हुए भी 1000 साल हो गए हैं। लकड़ी इतने लंबे समय तक कैसे सुरक्षित हो सकती है? अब तक तो सड़ गई होती। उसकी बात सुनकर कियारा बुरी तरह से घबरा गई। उसने घबराते हुए पूछा, अब हम क्या करेंगे डियर? क्योंकि यह नकली ब्रश होल्डर है, इसलिए इसे तो अब प्रमाणित भी नहीं किया जा सकता। कियारा के चेहरे पर घबराहट के साफ आ गई।
उसने आज सुबह जल्दी जल्दी में घर से निकलने से पहले लापरवाही से एक एंटिक वस्तु उठा ली। उसने सोचा कि एक प्रसिद्ध सुलेख मास्टर का बनाया हुआ है और इसलिए यह ब्रश होल्डर प्रसिद्ध होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह नकली निकलेगा। समर ने मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो हनी, ये तो और भी अच्छा है कि ये नकली है। जब उसने कियारा की आंखों में घबराहट देखी तो समर ने उसे समझाते हुए कहा, हनी, जैसे कि प्रत्येक प्रतिभागी को ओपोनेंट को प्रमाणित करने के लिए एक एंटिक वस्तु दिखानी है। अगर हमारे ओपोनेंट ने यह कह दिया कि ब्रश होल्डर प्रमाणिक है तो खुद ब खुद हार ही जाएगा। समर की बातें सुनकर कियारा की आंखें चमक उठी। उसे एहसास हुआ कि उसकी बातें सच थी। जैसे उसे लगा कि ब्रश होल्डर प्रमाणिक है तो दूसरे भी वैसे ही सोचेंगे कि यह प्रमाणिक है, और इसी सोच में वो हार जाएंगे। कियारा ने सोचा, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उनके पास हर चीज का सॉल्यूशन है। समर की आंखों में उसने स्वीकृति से देखा और ये नकली ब्रश होल्डर लेकर समर को दे दिया। कुछ 30 मिनट बाद पहले राउंड के विजेता आ चुके थे। सेकंड राउंड शुरू होने वाला था और समर आखिरी स्थान पर ही खड़ा था। उसने आश्चर्य हुआ कि शिवानी भी दूसरे राउंड में जगह बनाने में कामयाब हो गई थी। समर ने शिवानी के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन शिवानी, तुम भी सेकंड राउंड में पहुंच गई। शिवानी ने आत्ममुग्धता से कहा, भले ही मैं आपकी जितनी अच्छी नहीं, फिर भी मैं बहुत बढ़िया हूं। समर शिवानी के आत्ममुग्धता व्यवहार को देखकर अवाक रह गया, लेकिन वो जानता था कि शिवानी जश्न मनाने की हकदार थी क्योंकि वो सेकंड राउंड में थी। तभी समर सुशांत ने धीरे से कहा, सब लोग आराम से बैठ जाइए, हम सेकंड राउंड शुरू करने जा रहे हैं। हर कोई अपने ओपोनेंट का डिटर्मिनेशंस करने के लिए ड्रा करेगा। फिर आप अपने ओपोनेंट ये निर्धारित करवाएंगे कि आपने जो एंटिक वस्तु तैयार की वो प्रमाणिक है या नहीं। मैं आपका जज बनूंगा। सुशांत की बात सुनकर सब चुप हो गए। सुशांत के हाथों में पकड़े हुए ड्रा होल्डर को उत्साह से देखने लगे। ड्रा होल्डर में कई स्टिक थी। स्टिक पर प्रतिभागियों के नाम लिखे थे और एक प्रतिभागी को वो स्टिक निकालनी थी और उसका स्टिक का नाम लिखा होगा। सुशांत ने समर के सामने वाला होल्डर आगे करते हुए कहा, समर, तुम फर्स्ट राउंड के विजेता हो, तुम पहले चुनोगे। सुशांत समर को बहुत नापसंद करता था, लेकिन वो विजेता था इसलिए वो रूल नहीं बदल सकता था। समर ने ड्रॉ होल्डर में एक छड़ी निकाली और जब उसने देखा तो उसके सामने यंग मास्टर ईशान का नाम था, नंबर 3। समर ने अपनी छड़ी को देखते हुए ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, यंग मास्टर ईशान, हमारी दुश्मनी एक सड़क बिल्कुल नैरो है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा पहला प्रतिद्वंदी मैं ही बनूंगा। वो लंबे समय से यंग मास्टर ईशान को सबक सिखाना चाहता था। अब उसे आखिरकार कंपटीशन में उसे सबके सिखाने का सबक मौका का मिल भी गया था। वो बाद में उसे पीटेगा। सुशांत ने परिणाम एकत्रित किए और घोषणा की, सेकंड राउंड का पहला मैच प्रतिभागी नंबर 100 और प्रतिभागी नंबर 3 के बीच होगा। क्या दोनों मंच पर आ सकते हैं और दूसरे को प्रमाणित करने के लिए अपनी एंटिक वस्तुएं दिखाएंगे। सुशांत ने अभी बोलना समाप्त किया था। यंग मास्टर ईशान मंच पर आया और नीलम ब्रेसलेट निकाल लिया। यंग मास्टर ईशान ने समर से व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, समर, ये नीलम ब्रेसलेट है जिसे मेरी बहन ने अग्रवाल इंडस्ट्री से खरीदा है। मैंने कहा है कि ये नकली वस्तु है, लेकिन आप लोगों ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। आज मैं आपके लिए प्रमाणिक प्रदान करने के लिए एंटिक कंपटीशन में लाया हूं। उसकी बात सुनकर कियारा का चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसने मन ही मन सोचा, अरे नहीं, यंग मास्टर ईशान अग्रवाल इंडस्ट्री को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहता है। ऐसे तो कंपनी को बर्बाद कर देगा। एंटिक कंपटीशन में अतिथि के तौर पर इंदौर शहर के बहुत अमीर और प्रसिद्ध लोग आए थे। अगर एक बार यह साबित हो गया कि अग्रवाल इंडस्ट्री नकली सामान बेचती है तो कोई भी उनके पास जाएगा नहीं। इससे भी बुरी बात थी कि कमर्शियल ब्यूरो और इंस्पेक्शन ब्यूरो भी अग्रवाल इंडस्ट्री की जांच करेंगे, कंपनी को सील भी कर सकते थे। यंग मास्टर ईशान की आवाज बहुत तेज थी, जिससे कई लोगों की निगाहें हॉल के बीचों बीच चली गई। उसने जानबूझकर कहा कि अग्रवाल इंडस्ट्रीज का नीलम ब्रेसलेट नकली है, ताकि सभी लोग उनकी बातें सुन सकें। उसकी बात सुनकर आसपास के मेहमान भी उत्साह से भर गए थे। एक लड़की ने हैरान होते हुए अपने साथ वाले लड़के से कहा,
हैं? क्या अग्रवाल इंडस्ट्रीज नकली ब्रेसलेट बेचती है? उस लड़के ने कहा। भाई कौन जानता है, लेकिन यंग मास्टर ईशान ने कहा है अगर ये नकली है तो इसमें कुछ सच्चाई तो होगी। लड़की ने कहा। मैं अग्रवाल इंडस्ट्री से कुछ ज्वेलरी खरीदने जा रही थी। लगता है मुझे अपना इरादा बदलना पड़ेगा, कहीं वो मुझे भी नकली ना दे दे। अगर वो ईशान को नकली दे सकते तो मुझे तो दे ही सकते हैं। कुछ लोग यंग मास्टर ईशान की बातों पर यकीन करने लगे थे। उनकी बातें सुनकर कियारा का चेहरा पीला पड़ चुका था। समर का चेहरा काला पड़ गया था। उसकी आंखें ठंडी थी और उसने मन ही मन कहा, यंग मास्टर ईशान तुम तो मरने ही लायक हो। तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। मैंने पहले ही नीलम की जांच कर ली, ये असली है। उसे नीलम ब्रेसलेट की पहले ही असली वाला बदल दिया था, लेकिन बेचारे यंग मास्टर ईशान को इस बारे में पता नहीं था। यंग मास्टर ईशान ने ठंडे अंदाज में पूछा, तुमने कहा कि ये ब्रेसलेट असली है, बताओ ये असली कैसे है? समर ने जवाब देते हुए कहा, चूंकि तुम जानना चाहते हो कि यह असली है, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। नीलम ब्रेसलेट को असली बनाने का पहला कदम उसकी आवाज है। अगर तुम नीलम ब्रेसलेट को एक धागे से टकराओगे तो इसे किसी ठोस वस्तु से मारोगे तो असली नीलम एक साधारण आवाज आएगी, नकली नीलम से एक नीरस सी आवाज आएगी। और उसने कहते हुए दोनों नीलम ब्रेसलेट एक धागे से टकराई। उसने नीलम पर हल्के से प्रहार करने के लिए एक नीलम कलम का इस्तेमाल किया। नीलम से एक सुखद आवाज आई। यंग मास्टर ईशान के मुंह सिकोड़ते हुए उसने कहा, भले ही नीलम ब्रेसलेट कांच का बना हो, फिर भी ये आवाज तो देगा ही। आपकी प्रामाणिकता विश्वसनीय नहीं है। वो ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि नीलम ब्रेसलेट प्रामाणिक है। स्वाभाविक रूप से उसे इस बात पर जोर देना पड़ेगा कि ये नकली है। अगर ब्रेसलेट नकली होगा तो अग्रवाल इंडस्ट्रीज की प्रतिष्ठा तो खत्म हो जाएगी। वही तो चाहता था। अब दोस्तों आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या करेगा अब ये मास्टर ईशान? क्या होगा आगे कहानी में? वो तो कल हम देख ही लेंगे। दोस्तों मैंने जो आपसे आज सवाल पूछा है उसका आंसर जरूर करना और कम से कम 100 कमेंट मुझे आज की वीडियो में चाहिए ही चाहिए। तो आप लोग हर कोई कमेंट करेगा, लाइक करेगा और इस कहानी को शेयर भी करेगा।